हम आईआईटी का एक न्यूमेरिकल देखेंगे। वही सेम चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में हमारे पास बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा क्वेश्चन में डाउट्स आ जाते हैं, तो उनको ही कैसे हम उनसे बचें, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको आज एक क्वेश्चन के माध्यम से सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन को रीड करना और उसको सॉल्व करना, उसको सॉल्व करने का तरीका, और उससे हमारे पास बहुत सारी जो है थ्योरीज की क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, द कंसंट्रेशन C2 एंड C1 कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ टाइम T1 एंड T2 इज गिवन एज इन दिस ग्राफ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन में एक बस टॉपिक लिखा हुआ है, एक हमारे पास थ्योरी लिखा हुआ है, और इस थ्योरी के हिसाब से आपके पास एक ग्राफ भी दिया हुआ है। इस ग्राफ को आपको प्लॉट करना है, ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि आपका जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट है वो कैसे दिखता है। मतलब हमें पता है कि ना रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन रहता है वो टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, तो वही हम ग्राफ के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का, आई मीन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का किस तरह टाइम के अकॉर्डिंग घटता है और कैसे दिखता है, और कैसे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, और कैसे वो ग्राफ में प्लॉट होता है, इतना हमको सीखना है। तो इसके बाद इंस्टेंटेनियस में मैं दिखाने वाली हूँ, तो पहले आप एवरेज का पढ़ लो, उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्राफ में क्या दिया हुआ है। ग्राफ में मैं ढक्कन को बंद कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा मार्कर सूख जाएगा। हाँ, सो यहाँ पर मैंने ग्राफ में क्या दिखाया है कि आपका एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, दिख रहा है एकदम। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, एक डिक्रीजिंग स्लोप है। क्या है, एक डिक्रीजिंग स्लोप है। अब ये डिक्रीजिंग स्लोप कैसे आया, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ जाता है। देखिए अगर एग्जामिनर को कोई ग्राफ प्लॉट करवाना रहेगा ना, तो वो आपको डिक्रीजिंग स्लोप पहले से बना के देगा। मतलब ये डिक्रीजिंग स्लोप आप देख सकते हो एक कर्व है, ठीक है। सो कर्व कैसा आया, ये स्ट्रेट लाइन तो आप ग्राफ में दिख रही है, लीनियर ग्राफ तो नहीं है, कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक ग्राफ हो सकता है जो आपका कर्व पॉइंट में आता है, और ये बनता है किसी एक मैथ्स इक्वेशन से बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनेगा। तो यहाँ से क्लैरिटी आ रही है कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये कर्व लाइन है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ से बनती है। तो ये जो आपका पर्टिकुलर कर्व है ये आपको किसी इक्वेशन का होगा, और वो इक्वेशन आपको पहले से ही ए नॉट का वैल्यू के अकॉर्डिंग दिया रहेगा। सपोज आपका ए नॉट पर्सन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वो आपका एज अ पीक पॉइंट था, ठीक है, वाई एक्सिस पे एज अ पीक पॉइंट है, और यही ए नॉट आपका क्या है, एज अ वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है, एज अ वाई इंटरसेप्ट है, और ये वाई इंटरसेप्ट आपका इस वाई एक्सिस को कट किया है, और ये आपको मैं दिखाऊंगी कैसे क्या कट कर रहा है, और किस तरह से हमारे पास कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग एक और जो रीजन होता है, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन का डेरिवेशन करने में, इंटीग्रेशन करने में, वो भी आपको मैं बताने वाली हूँ। पहले आप ये देख लो, ये वाई एक्सिस है, करेक्ट है। अब यहाँ पर वाई एक्सिस में जो ए नॉट है वो क्या है, हमारा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जो बहुत ज्यादा थी, पीक पॉइंट में है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, और वो आपका वाई एक्सिस पे बहुत ऊपर है, और यहाँ से ही आप देख सकते हो कि एक स्लोप गया है, एक कर्व गया है जो कि नीचे जा रहा है। नीचे जाने का मतलब ये है कि स्लोप नेगेटिव में थी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब आपका स्लोप नेगेटिव हो रहा है, और साथ साथ जो आपका कर्व है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग घट रही है। पर इसी इनिशियल कंसंट्रेशन के अंदर ही हमारे पास कोई दो वैल्यू दे दिया गया है, विच इज अवर एवरेज रेट निकालने का कंसंट्रेशन, और ये एवरेज रेट निकालने के लिए जो कंसंट्रेशन आपको गिवन रहेंगी, ये कंसंट्रेशन से हम एक एवरेज मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कितना हो सकता है ये फाइंड कर सकते हैं, और ये किसमें निकलेगा, विद इन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन की जितनी मात्रा होगी उसके ही अंदर कोई भी दो आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन निकालने के लिए कोई भी दो कंसंट्रेशन ले लो, उसके बीच का डिफरेंस निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल करो, और हमारे पास एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना है। सिंपल हमारे पास कर्व दिया है, इसमें ही हमको अपना ग्राफ प्लॉट कर देना है। देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे पास सबसे ज्यादा में ए नॉट है, विच वाज आवर इनिशियल कंसंट्रेशन घट रहा है टाइम के साथ, और यहाँ से आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ सकती है जहाँ पर कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन, या फिर आपका ये कट भी सकता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बताऊंगी कि एक्स इंटरसेप्ट बन ही जाएगा, हो सकता है इक्विलिब्रियम हो जाए, कंसंट्रेशन में कांस्टेंट टर्म दिख जाए। तो यहाँ पर आपका
मैं जो आप देख सकते हो कर्व है, डिक्रीजिंग कर्व है, ये यहाँ पर स्टॉप कर दिया है यहीं पर। आप सोच सकते हो कि ये कट भी कर सकता है या फिर ये इक्विलिब्रियम अचीव भी कर सकता है, ठीक है। तो कंडीशंस में भी पॉसिबल, ये डिपेंड करता है आपका इक्वेशन कैसा है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर क्लैरिटी आ गई। अब देखिए हमको इनिशियल कंसंट्रेशन के अंदर दो कंसंट्रेशन गिवन है इन विच फॉर्म, मोलारिटी फॉर्म में हम कंसंट्रेशन को देखते आ रहे हैं अब तक, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन हमने देखी है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1m 2m, अब यहाँ पर 3m 4m भी होगा, पर अकॉर्डिंग टू दिस टाइमिंग यहाँ पर 1m 2m मतलब 1 मोलर और 2 मोलर कंसंट्रेशन गिवन है ऑफ एनी काइंड ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अब आप ग्राफ को ऐसे प्लॉट करोगे जिससे ये पर्टिकुलर आपका जो कर्व है ये कट ही जाए, क्योंकि ये आपका ग्राफ बना ही ऐसे है कि बीच में कोई भी आपका कंसंट्रेशन रहेगा वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग कट ही जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कैसे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है ना, टाइमिंग जितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमारे पास 2m दिया हुआ है, तो ये फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है, ग्राफ के अंदर है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मतलब हमारे पास शुरुआती टाइम में ये जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है ये बहुत ज्यादा थी और यहाँ पर हमको 2 मोलर गिवन है, तो आप यहाँ से करके एक क्या बनाओगे, प्लॉटिंग पॉइंट बनाओगे। अब ये आपका जो 2 मोलर कंसंट्रेशन है वो इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग 2 सेकेंड में कट कर रही है। अब यहाँ पर हमारे पास जब 2 सेकेंड कंप्लीट हो गई, अगेन 2 सेकेंड में एक और मोलर खपत होगा, तो हमारे पास 2 मोलर से 1 मोलर में जो डिफरेंस आएगा वो 2 सेकंड का आएगा और 2 सेकंड बढ़ा होगा तो 4 सेकंड। तो t1 2 सेकंड, t2 2 सेकंड, मतलब देख सकते हो कि 2 सेकंड के इंटरवल में चल रहा है अपना रिएक्टेंट अपना कंसंट्रेशन खपत कर रहा है। तो यहाँ पर आप 2 मोलर का 2 सेकंड में एक प्लॉटिंग बना दिए जो कि इस पर्टिकुलर A0 कर्व डिक्रीजिंग कर्व को कट करते हुए ही आएगा। और हमारे पास जब ये पर्टिकुलर एक टाइम में फर्स्ट फाइनल रिएक्टेंट खत्म होगी तो हमारे पास 1 मोलर में जो आपका कटिंग पॉइंट रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। अब देख सकते हो तो टेढ़ा बन जाए, पर आप ये पर्टिकुलर कुछ ऐसे ही रहेगी, ठीक है। अब देख सकते हो कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक अगर टेंजेंट खींचे तो यहाँ से हम पता है क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंट रेट, मतलब पर्टिकुलर इसके अंदर का इंस्टेंट रेट। अब मैं कुछ सिखाऊंगी, इंस्टेंट टाइमिंग में कोई अगर एग्जैक्ट टाइमिंग में कोई अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है ना, तो ऐसे ही हमारे पास उसके अंतर्गत एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं इंस्टेंट टाइमिंग के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाला जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन। ओके, अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास एवरेज रेट का प्लॉटिंग कैसे किया जाता है ग्राफ का। अब इसके हिसाब से हमको जब अपना मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर आपको मैंने पहले ही दिखाया था कि कंसंट्रेशन अपॉन टाइमिंग आपका क्या रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन। अब ये एवरेज भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका पर्टिकुलर टाइमिंग है या किसी 2 टाइमिंग के डिफरेंस की बात हो रही है। अगर किसी 2 टाइमिंग डिफरेंस की बात हो रही है जैसे कि यहाँ है, तो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पर पर्टिकुलर टाइमिंग में रेट ऑफ रिएक्शन पूछी जाती है तो हमको टेंजेंट मतलब एक स्लोप निकालना पड़ता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एवरेज रेट निकालना है, और एवरेज रेट निकालने के लिए हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब एवरेज रेट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ही रखा है और साथ साथ यहाँ डेल्टा अपॉन डेल्टा ही रखा है। क्यों? क्योंकि डेल्टा मीन्स चेंज इन, डेल्टा इंडिकेट्स चेंज इन, चेंज मतलब फाइनल से इनिशियल आप अगर माइनस कर दो तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, वही डिफरेंस आपको बता देगा कि कितना चेंज आएगा, तो हमारे पास पर्टिकुलर टाइमिंग बनेगी या पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बनेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको सॉल्व करने के बाद एक बार फिर रिकॉल करना होगी। देखिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी को हमको रिएक्टेंट के माध्यम में लिखना है, तो रिएक्टेंट के माध्यम में आप कैसे लिखते हो, माइनस कर देते हो। तो माइनस हम ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपका रेट कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, साथ साथ टाइमिंग के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, टाइमिंग के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है। अब हमारे पास जो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप CF मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, आपको मैंने पहले ही बताया था, ये आप ब्रैकेट के अंदर लिखो क्योंकि डेल्टा हट रहा है। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट के नीचे भी अगर आप डेल्टा को हटाना चाहो, डेल्टा टाइमिंग को, यहाँ पर भी फाइनल टाइमिंग और इनिशियल टाइमिंग का भी डिफरेंस आएगा। यहाँ पर आप TF लिखो, फाइनल टाइमिंग माइनस इनिशियल टाइमिंग, TF माइनस TI, ये नेगेटिव में है क्योंकि जो भी आंसर आएगा नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पहले रखिए
क्या फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइमिंग माइनस इनिशियल टाइमिंग, दैट इज अ डिफरेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चेंज इन फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर आपको डेल्टा का ही खोल के मैंने लिखा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल आपका फॉर्मूला आ गया। अब स्टार्ट करते हैं इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना। देखिए फाइनल कंसंट्रेशन क्या है आपका, यहाँ से आपको फाइनल कंसंट्रेशन क्या लग रहा है? फाइनल कंसंट्रेशन मतलब बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि शायद आपका ये 1m इनिशियल था और 2m शायद फाइनल है। देखिए 1m आपका इनिशियल नहीं था, इनिशियल मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है ना, सबसे ऊपर कौन है? ए नॉट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ए नॉट ही आपका फाइनल मतलब ए नॉट आपका पर्टिकुलर वो वाला कंसंट्रेशन है जहां से रिएक्शन शुरू हुई थी। ठीक है, अब ए नॉट से कम है पर ए नॉट से ज्यादा कुछ नहीं है, ए नॉट ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू वाज ए नॉट ऑनली, बट ए नॉट के नीचे आपको क्या है? 2m है। मतलब ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं तो मैक्सिमम से मिनिमम हम मूव कर रहे हैं, तो मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट कौन होगा? ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट कौन होगा? आपका 2m, मतलब आपका जो फाइनल होगा ना वो 2m के नीचे आएगा, मतलब 2m के नीचे कौन है? 1m, द फाइनल कंसंट्रेशन जहां पर रिएक्टेंट खत्म हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे? 1m, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 1m और इनिशियल कंसंट्रेशन। अब यहाँ से हमें इनिशियल कंसंट्रेशन का वैल्यू देखना है। अब यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन कौन है? 2m, मतलब हमारे पास कंसंट्रेशन पहले 2m से आई और 1m में रुकी ऐसे, तो यहाँ पर 1m माइनस 2m ब्रैकेट क्लोज अपॉन फाइनल टाइमिंग। अब फाइनल टाइमिंग यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारे पास किस टाइमिंग में रिएक्शन खत्म हुई, तो 4 सेकंड में रिएक्शन खत्म हुई ऑफ कोर्स, सो यहाँ पर tf आपका 4 सेकंड ही हो जाएगा ऑब्वियसली, और माइनस किस टाइम से रिएक्शन शुरू हुई? 2 सेकंड इज इक्वल्स टू माइनस 1 मोलर माइनस 2 मोलर, तो कितना आ जाएगा? माइनस 1m। ठीक है, अपॉन 4 माइनस 2 2, तो 2 सेकंड आपका आ गया। अब यहाँ पर आप माइनस माइनस करोगे ब्रैकेट ओपन करके, कितना आ जाएगा? 1m अपॉन 2 सेकंड, मतलब 1/2 मोलर m इनवर्स सेकंड इनवर्स, मतलब 1/2m सेकंड इनवर्स, ऐसे आप लिख सकते हो आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और बहुत बार बच्चे सोचते हैं ना कि इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ये आपका पर्टिकुलर 1m वाज अवर इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एवरी टाइम सबसे ज्यादा थी और उससे कम होते आ रही है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो आपका रहेगा डिफरेंस निकालने के लिए, आप सबसे ऊपर वाले को अपने फाइनल कंसंट्रेशन नहीं मानोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन मानोगे, क्योंकि वहीं से आपका जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता आ रहा है, और फाइनल कंसंट्रेशन उसका मानोगे आप रिएक्टेंट का जब सबसे छोटा है, छोटा का 2m से 1m दिख रहा है जो कि हमने प्लॉट कर रखा है ग्राफ में, और ये हमारा फाइनल कंसंट्रेशन था, फाइनल कंसंट्रेशन जहाँ पर रिएक्टेंट रुक गई, मतलब रिएक्टेंट खत्म हुई। ठीक है, रिएक्शन जहाँ खत्म हुई वो फाइनल टाइम होगा, रिएक्शन जहाँ से शुरू हुई वो आपका इनिशियल टाइम होगा। फाइनल माइनस इनिशियल दोनों ही केस में आपका डेल्टा को इंडिकेट कर रहा है, और इसी से हमारे पास माइनस में आ रहा है जो बाहर का रेट ऑफ रिएक्शन, वो कैंसिल आउट करके ये आपको शो कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती। साथ साथ आपका जो नेगेटिव वैल्यू ये भी इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट खपत होता है, खत्म होता है। ठीक है, ए नॉट सबसे ज्यादा में है, पीक वैल्यू है, क्यों? क्योंकि ए नॉट से ही आपका डिक्रीजिंग स्लोप बना, डिक्रीजिंग कर्व बना। क्यों बना? क्योंकि ए नॉट वाज अवर इनिशियल कंसंट्रेशन, सबसे ज्यादा ए नॉट ही है। ऐसा नहीं है कि 2 मोलर से कम ए नॉट है, 2 मोलर से ज्यादा ए नॉट है, क्योंकि ए नॉट सबसे ऊपर है। ए नॉट खत्म होते या इक्विलिब्रियम भी अचीव कर सकता है, या फिर ये एक्स इंटरसेप्ट को कट भी कर सकता है। दो केसेस बन सकते हैं। तो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि हम मैथमेटिकली इसका इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में जो केमिकल काइनेटिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, आईआईटी में इतना ही आता है, और इससे ज़्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है। ये आप पढ़ लो, उसके बाद हम और ज़्यादा डिटेल में इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का न्यूमेरिकल देखेंगे, और साथ साथ एक डेरिवेशन पे और देख लेंगे। सो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेक ग्रे साइंस अंकिता क्लासेस एंड तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आपको डाउट आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बताइए, तो ताकि मैं और अच्छे से आपको क्लैरिटी के साथ बता पाऊँ। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय।